नियमों को बनाया जाता है ताकि चीजों को सरल और व्यवस्थित किया जा सके, लेकिन कई बार चीजें इन्हीं नियमों की वजह से फंस करके और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जैसा भारत में स्टारलिंक को देखना पड़ रहा है। भारत में स्टारलिंक को लाने की कोशिश लगातार लंबे समय से चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी नियमों के बोझ की वजह से स्टारलिंक भारत में अभी तक काम नहीं कर पाया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारी खबर क्या है। तो खबर यदि आप देखें, खबर हमारी सिंपल सी है कि भारत का जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो है, वो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हुई नजर आएगी। कितनी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, 2011 का डेटा क्या बताता है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो भारत की एक बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और इस बड़ी आबादी के पास इंटरनेट की सुविधा मौजूद नहीं है। हम शहरों पर ध्यान देते हैं, हम शहरों के डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है और शहरों के डेवलपमेंट की वजह से कई बार गाँव का जो डेवलपमेंट है वो ओवर शैडो हो जाता है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिकली हम जो है अब गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। तो इसीलिए जो सोल्यूशन दिया जाता है वो ये है कि गाँव के लेवल पर आप जो है इंटरनेट का जो सैटेलाइट इंटरनेट है उसके माध्यम से सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, उसके माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन भारत में बहुत कम कंपनियां हैं, बहुत सीमित सीमित कंपनियां, बहुत लिमिटेड कंपनियां हैं और अगर है भी तो वो बहुत बड़े लेवल पर काम नहीं करती हैं। दुनिया भर में अगर आप देखें तो बहुत कम कंपनियां हैं। एक कंपनी जो बड़े लेवल पर काम कर रही है वो है स्टारलिंक। तो ऐसे में अगर हम भारत में स्टारलिंक को लेकर के आते हैं तो ये भारत में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट सुविधा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन समस्या कहाँ पर है? समस्या है कि भारत में स्टारलिंक की सेवाएं जो है वो कानूनी, नियामक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों में फंस करके रह गई है और अभी तक इसको मंजूरी नहीं मिल पाई है। इसी को लेकर के हमारी पूरी खबर जो है वो आपको देखने को मिली है। तो सबसे पहले हमने खबर देखी कि खबर हमारे सामने क्या है और आगे डिटेल से बात करने से पहले एक इम्पोर्टेंट सूचना आपको हमारे एआई फीचर को लेकर के है। तो हमारा जो दृष्टि लर्निंग ऐप है उस पर 2 कोर्सेज हैं, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के ऑनलाइन जीएस फाउंडेशन कोर्स जो है उस पर आपको एआई का फीचर भी अब मिल जाएगा। तो इसमें आप वीडियो की समरी एआई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, एआई के माध्यम से क्विज आप प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एआई से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एआई से कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इम्पॉर्टेंट प्रयास आपके लिए किया जा रहा है। इसका बेनिफिट अगर आप उठाना चाहते हैं, इसको एक्सपीरियंस अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको इसके बारे में और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर सबसे पहले हमने खबर को देख लिया है। अब स्टारलिंक के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि स्टारलिंक क्या है और स्टारलिंक में क्या विशेषताएं मौजूद हैं। तो सबसे पहले स्टारलिंक की अगर आप बात करें, ये एक उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा है, यानी कि सैटेलाइट बेस्ड सेवा है। अगर आप वर्तमान समय में देखें, परंपरागत इंटरनेट सेवाओं को देखें तो वो कैसे चलती हैं। आपको लगता होगा कि आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं बिना किसी केबल के, बिना किसी नेटवर्क के। तो ऐसा नहीं है। आप भले ही वाईफाई का इस्तेमाल बिना किसी नेटवर्क के कर रहे हैं, लेकिन असल में जो इंटरनेट चलता है वो बिना किसी नेटवर्क के नहीं चलता। असल में इंटरनेट जो है वो अंडर सी केबल्स के माध्यम से चलता है। जो समुद्र जो समुद्र है उसके नीचे बहुत सारी केबल्स बिछाई जाती हैं और उन केबल्स के माध्यम से इंटरनेट एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। जो डेटा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। लेकिन स्टारलिंक जो है, स्टारलिंक इसी मामले में काफी खास हो जाता है, क्योंकि स्टारलिंक को चलाने के लिए आपको अंडर सी केबल्स बिछाने की जरूरत नहीं है। स्टारलिंक को आप उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा कहते हैं, क्योंकि इसमें सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है। और सैटेलाइट्स का इस्तेमाल, उसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया गया है स्पेसएक्स नाम की कंपनी द्वारा। अभी आपको याद रखना है कि इसको डेवलप किसने किया है। स्पेसएक्स नाम की कंपनी है जिसने डेवलप किया है। इसके अलावा ये सेवा विशेष रूप से ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में उच्च इंटरनेट गति उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है, जहां पर परंपरागत जो इंटरनेट सेवा है, यानी कि जो केबल नेटवर्क है, उसको पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा स्टारलिंक का जो पूरा नेटवर्क है ये लो अर्थ ऑर्बिट में रहता है। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल आ सकता है कि स्टारलिंक के जितने भी आपके उपग्रह हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, वो कहाँ पर मौजूद हैं। तो वो सभी सैटेलाइट्स आपके लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद है। और लो अर्थ ऑर्बिट में होने का फायदा ये रहता है कि ये आपको लो लेटेंसी देता है, कम विलंबता जो है वो आपको देखने को मिलती है। यानी कि अगर आपकी जो सैटेलाइट है वो अपर ऑर्बिट में रहेगी तो डेटा को पहुंचने में टाइम लगेगा, तो लेटेंसी बढ़ जाती है, यानी कि डेटा लेट आता है, समय लगता है।
लेकिन अगर आपका जो सैटेलाइट है वो लो अर्थ ऑर्बिट में है तो लेटेंसी कम हो जाती है, तो डेटा जो है वो आपको जल्दी प्राप्त होता है। इसके अलावा उच्च गति की ब्रॉडबैंड सेवाएं जो है वो आपको प्राप्त होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है इसके हमने देखे। सेवा उन क्षेत्रों में इंटरनेट प्रदान करती है जहां पर भौतिक आधारभूत संरचना स्थापित करना काफी मुश्किल होता है या आर्थिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण होता है। तो जहां पर आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित नहीं कर सकते हैं, जहां पर आप परंपरागत इंटरनेट स्थापित नहीं कर सकते हैं, वहां पर आप स्टारलिंक की सेवाओं का उपयोग जो है कर सकते हैं। ये ओवरऑल हमने स्टारलिंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी। अब स्टारलिंक को भारत में अगर काम करना है तो कौन कौन से नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन से रूल्स जो है वो स्टारलिंक के सामने मौजूद है, एक बार उनकी अगर आप बात करें तो इसमें जो सबसे पहला रूल है, जो सबसे पहला नियम है, वो है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 जो है इसके तहत स्टारलिंक को दूर संचार विभाग जो है यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है उससे वीसेट लाइसेंस प्राप्त करना होता है। अगर वीसेट लाइसेंस प्राप्त नहीं होगा तो फिर आप इंटरनेट सेवा भारत में खासतौर पर जो सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा है, ये केवल सैटेलाइट के लिए होता है, सैटेलाइट लाइसेंस है, तो सैटेलाइट आधारित जो आपको इंटरनेट सेवा प्रदान करनी है आप वो सेवा प्रदान नहीं कर पाएंगे। इस कानून के धाराओं की अगर आप बात करें तो धारा 4 जो है, सेक्शन 4 जो है, ये सरकार को उपग्रह संचार सहित सभी प्रकार के जो टेलीग्राफ संचालन है उन पर विशेष अधिकार देता है। सरकार को एक जो है स्पेशल राइट है कि सरकार ही उनको संचालित करेगी और अगर किसी और को संचालित करना है तो उसको सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा। बिना सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए हुए आप भारत में उपग्रह सेवाओं का संचालन नहीं कर सकते हैं। तो धारा 4 क्या कहती है कि भारत में जो उपग्रह संचालन है या कोई भी टेलीग्राफ कम्युनिकेशन है उस पर जो विशेष राइट है, उस पर जो स्पेशल राइट है वो किसको है? भारत में केंद्र सरकार को ये अधिकार प्राप्त है। फिर सेक्शन 7 भी इसमें इंपॉर्टेंट है जो कहता है कि टेलीफोन लाइसेंस के लिए नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? सरकार के पास है। यानी कि भारत में टेलीकम्युनिकेशन को रेगुलेट कौन करता है? सरकार करती है। आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसको लेकर के रूल्स कौन बनाता है? सरकार बनाती है। तो सरकार को विशेष अधिकार भी मिले हुए हैं और सरकार ही इस संबंध में लाइसेंस भी या फिर जो आपके नियम है वो भी तैयार करती है। तो ये तो हमने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की बात की। फिर आपका एक और एक्ट है ट्राई एक्ट जिसको कहा जाता है। ट्राई एक्ट यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। तो ट्राई जो है ये नियामक मामलों में सरकार को सलाह देती है जिसमें आपका लाइसेंसिंग से जुड़े मामले शामिल हैं, इसमें स्पेक्ट्रम प्रबंधन शामिल है या फिर जो आपका टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र है वहां पर प्रतिस्पर्धा को लेकर के जो सलाह देना है वो सलाह भी ट्राई द्वारा दी जाती है। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई की सिफारिशें भारत में स्टारलिंक के नियामक ढांचे को प्रभावित करती है। तो जो आपका स्टारलिंक है उसको ट्राई के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो एक तो ये आपका भारतीय जो टेलीग्राफ अधिनियम 1885 है इसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ट्राई के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। फिर एक और कानून है, रिसेंटली एक कानून सरकार लेकर के आई थी, टेलीकम्युनिकेशन अधिनियम 2023। तो उपग्रह संचालन बेसिकली ये उपग्रह संचालन में स्पेक्ट्रम आवंटन को नियंत्रित करता है, स्पेक्ट्रम जो एलोकेशन है उसको रेगुलेट करता है। तो स्टारलिंक को भारत में के और के बैंड की आवृत्ति के लिए सुरक्षा और मूल्य निर्धारण नियमों का पालन करना पड़ेगा। जो सेफ्टी रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो जो है यहाँ पर स्टारलिंक को करना पड़ेगा। तो ये तीसरा कानून है जिसको स्टारलिंक को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा भारत सरकार की एक उपग्रह संचार नीति है, जो आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी है, 2000 में सरकार ने पेश करी थी। तो स्टारलिंक को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ उपग्रह संचालन का समन्वय करना होगा जिसमें बेसिकली आपका इसरो शामिल है। तो अगर स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट संचालित करना है, भारत में सैटेलाइट की सेवाएं देनी है, तो भारत की जो एजेंसीज हैं उनके साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा जिसमें इसरो सबसे मेन एजेंसी है। तो इसरो के साथ कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है। फिर एक एजेंसी है आपका इनस्पेस एजेंसी, इनस्पेस के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा ताकि भारत में उपग्रह संचालन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राथमिकताओं के साथ समन्वित किया जा सके। यानी कि राष्ट्रीय प्राथमिकताएं क्या है? हमारी प्राथमिकताएं हैं कि बेसिकली हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, खासतौर पर इसरो की जो सैटेलाइट्स हैं उनको जगह मिल पाए। अब मान लीजिए कल को सरकार स्टारलिंक को अनुमति दे देती है और स्टारलिंक जो है वो बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च कर देता है, तो फिर हो सकता है इसरो को जगह ना मिल पाए। तो इसीलिए इस दोनों के बीच में कम्युनिकेशन और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना करके रखना काफी इंपॉर्टेंट है। फिर एक कानून है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और एक है आपका डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो स्टारलिंक को साइबर सुरक्षा, डेटा इंक्रिप्शन और भंडारण के नियमों को भी फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि अगर स्टारलिंक कम्युनिकेशन या जो भी आपका इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है तो इंटरनेट पर जो डेटा जनरेट होता है
उस डेटा की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी, उस डेटा के ब्रीच को कैसे रोका जाएगा, उस डेटा को स्टोर कहाँ पर किया जाएगा, क्या वो डेटा भारत में स्टोर होगा, क्या वो डेटा किसी दूसरे देश में स्टोर होगा। तो ये जो तमाम इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इन सवालों से भी स्टारलिंक को गुजरना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने देखी। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जो निर्देश हैं, उनका पालन भी स्टारलिंक को करना पड़ेगा। तो ये तमाम नियम है, जिन नियमों में स्टारलिंक वर्तमान समय में फंसा हुआ है और भारत में अभी तक इंटरनेट सेवाएं, खासतौर पर सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत नहीं हो पाई है। तो ये हमने स्टारलिंक के नियमों की बात की। अब भारत में स्टारलिंक की लागत क्या हो सकती है, कॉस्ट क्या हो सकता है, उसकी अगर एक बार हम बात करें कि इन तमाम चीजों के बाद क्या लागत निकल करके आ सकती है, तो भारत में स्टारलिंक की सेवा की कीमत अभी अनुमानित है, लेकिन ये प्रीमियम हो सकती है। प्रीमियम का क्या मतलब है? प्रीमियम का मतलब ये है कि ये कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हो सकती है। क्यों ज्यादा हो सकती है? क्योंकि हमने देखा कि स्टारलिंक अपने उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेगा और लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह को स्थापित करना कंपैरेटिवली ज्यादा निवेश मांगता है, ज्यादा उस पर कैपिटल की जरूरत पड़ती है, उस पे आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, स्पेक्ट्रम शुल्क भी देना पड़ेगा इनको। तो भारत में इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम शुल्क देना है, सैटेलाइट लॉन्च करनी है अगर आपको, तो बहुत सारे और पैसों की जरूरत पड़ती है। तो ये तमाम जो है, इसकी वजह से जो आपका कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा उपकरण की भी लागत है, यानी कि जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट होंगे जिनके माध्यम से इंटरनेट को ट्रांसमिट किया जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो टर्मिनल है, डिश है, या फिर आपका राउटर है, सेटअप है, इसमें भी आपका स्टारलिंक का खर्चा आएगा, जिसकी वजह से जो ग्रामीण भारत के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मासिक सदस्यता शुल्क पहले तो निम्न आय और समुदायों के लिए काफी ज्यादा होने वाला है, यानी कि जो आपका कॉस्ट होगा, जो आपका प्राइस होगा, वो काफी ज्यादा होगा, जब तक कि सरकारी योजनाओं या सब्सिडी से मदद नहीं मिलती है। तो अगर सरकार इसमें मदद करती है तो फिर उस कॉस्ट को कम किया जा सकता है। प्रारंभ में ये सेवाएं मुख्य रूप से संस्थाओं, व्यवसायों और संपन्न व्यक्तियों के लिए हो सकती हैं, और समय के साथ जैसे जैसे आपका आर्थिक पैमाने पर लागत में कमी आएगी, यानी कि मास प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका कॉस्ट में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। यानी कि शुरुआत में कॉस्ट काफी ज्यादा रहने वाला है और धीरे धीरे भविष्य में हो सकता है आपको कॉस्ट काफी कम देखने को मिले, या भारत में अगर कोई और कंपनी जो है वो इस संबंध में काम करना शुरू करती है, तो हो सकता है कंपटीशन भी जन्म ले और उसकी वजह से भी कॉस्ट में आपको गिरावट देखने को मिले। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हमने स्टारलिंक के कॉस्ट के बारे में देखी। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला विकल्प है हमारा, पहला कथन है, स्टारलिंक इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट ऑर्बिट उपग्रहों का उपयोग करता है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत भारत सरकार को उपग्रह संचार का विशेष अधिकार प्राप्त है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। और ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।